सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को मूल अधिकार से संबंधित जो है क्वेश्चन कराने वाला हूं। मूल अधिकार का जिक्र जो है किस भाग में किया गया है तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मैंने भी पिछली क्लास में जो है आप लोगों को बताया था कि जो भाग 1 है संविधान का, उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक हैं आर्टिकल भाग 1 में, और आर्टिकल 5 से 11 तक जो है भाग नंबर 2 में है, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित। और जो हमारा संविधान का भाग नंबर 3 है, ठीक है, भाग नंबर कौन सा 3, तो इसमें अनुच्छेद है 12 से 35। तो 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बना था तो संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक जो है अधिकार थे, ठीक है। 7वां कौन सा हटाया, कौन सा गया है, तो जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। अब कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ठीक है। लिंग समानता का अधिकार है, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, ये भी है। सूचना का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बता दें, जो सूचना का अधिकार है ये विधिक अधिकार है, लीगल राइट्स है, ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम में कब पारित हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी, आप लोग इसको जो अलग से इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको भी आप लोग नोट कर लिया करें, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो समता या फिर समानता, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इस क्वेश्चन का सही होगा, ठीक है, सही आंसर होगा। देखिए, भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के बराबर हैं सभी, ठीक है, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों के समान संरक्षण से वंचित किसी को नहीं किया जाएगा, ठीक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन है। देखिए, अस्पृश्यता का अंत ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, ठीक है। जो पार्लियामेंट है हमारी, ठीक है, तो अस्पृश्यता अधिनियम 1955 इसने पारित किया, ठीक है। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, ठीक है। ये 1955 में पारित हुआ था अस्पृश्यता अधिनियम के रूप में, और फिर जो है इसका नाम बदल दिया गया, संशोधन किया गया 1976 में, तो इसका नाम हो गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको समझते हुए चले। फिर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि जो है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए, विधि के समक्ष समता, ये सही है, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। अवसर की समानता, ये भी सही है, ठीक है। देखिए, उपाधियों का अंत जो है ये 17 में नहीं है, उपाधियों का अंत जो है ये 18 में है, ठीक है। जो 17 में अनुच्छेद है अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सही नहीं है, ठीक है, तो यही गलत है, तो ठीक है, इसका उत्तर यही होगा, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है। देखिए लिखा है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, उपाधियों का अंत जो है 18 में, कोई अपने नाम के बाद जो है उपाधि नहीं लगा सकता, केवल डॉक्टर और जो है PhD होल्डर को छोड़ करके, ठीक है।
देखो लिखा है एक कि यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है। अकादमिक का मतलब डिग्री, ठीक है, जो पीएचडी वगैरह डिग्री हैं, ठीक है, ये अपने आप आगे लगा सकते हो, डॉक्टर या इस प्रकार से जो वर्ड लगा सकते हो, बाकी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, ठीक है, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पहले था, इसको हटा दिया गया। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। कब हटाया? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल था अनुच्छेद 31, तो इसको हटा करके कहाँ डाला गया संपत्ति का अधिकार? तो ये अनुच्छेद 300 का में डाला गया। अब ये 300 का किस भाग में पड़ता है? तो भाग नंबर 12 में पड़ता है, ठीक है। पहले किस भाग में था? तो पहले भाग नंबर 3 में था, मौलिक अधिकार था, अब ये विधिक अधिकार है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में बन सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है। उत्तर जो हमारा बी है ये सही रहेगा। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1961 में जो हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19(1) का में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो कहाँ पे है? 19(1) का में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है। कौन कौन सी 6 प्रकार की हैं? ठीक है, अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, आवास संचरण, निवास और व्यापार। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 19 में हैं, ठीक है, इनका जिक्र किया गया है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद जो 20 है, ठीक है, 20 के 3 नंबर जो है सेक्शन में इसकी बात कही गई है। यह प्रावधान इसमें है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, सभी को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 21 ये कहता है, ठीक है, कि जीवन जीने का आपको अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास एवं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो ये क्या है? ये मूल अधिकार है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, RTE 2009 में RTE एक्ट पास हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ और ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी भी है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे। किस आर्टिकल में है 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों की शिक्षा? तो आर्टिकल 21 का में है, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। कब पारित हुआ था? तो ये 2009 में पारित हुआ था। कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। कब हुआ? तो 2002 में पारित हुआ। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। RTE का पूरा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, राइट टू एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 24 है
ये बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरी जगहों पे उनको काम नहीं उनसे कराया जाएगा। ठीक है। 2 जून 2017 को बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है। ये जो है 2017 में अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई आप कारखाने में, फैक्ट्री में कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं, और 14 से जो 18 वर्ष के बच्चे हैं उनसे भी खतरनाक व्यवसाय यानी कि किशोर जो हैं किशोरावस्था में, उनसे भी खतरनाक काम आप नहीं करा सकते हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 27 है। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है। तो ये आर्टिकल अनुच्छेद जो है आर्टिकल 27 में बात कही गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थान की आपूर्ति करने यानी कि अधिकार कर्तव्यों को बाधित करते हैं या को अनुदेशित करते हैं या में निहित हैं या का विरोध करते हैं। तो निहित तो है नहीं इसमें, अधिकार कर्तव्यों में बाधित भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये को अनुदेशित करते हैं। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, यानी कि हमको कोई नियम बताया जाता है, अनुदेश दिया जाता है। ठीक है, निर्देश, अतः अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मूल अधिकारों से संबंधित जो विवाद है ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में था यही है। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 में हुआ, मूल अधिकारों से यह संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन उसके बाद जब केशवानंद भारती केरल राज्य जो विवाद था 1973 वाला, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है यह विदेशियों को नहीं प्राप्त है। भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, जैसे विधि के समक्ष समता, तो अनुच्छेद जो 14 है विदेशियों को भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण जो अनुच्छेद 20 है यह भी विदेशियों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी विदेशियों को भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-26, 27-28। लेकिन कुछ मूल अधिकार हैं जैसे अनुच्छेद 15 यानी कि बराबर सबको जो है, तो ये नहीं है। 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यक ये अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है 1976। देखिए संविधान का अनुच्छेद 23 बलात्श्रम से संबंधित है। ठीक है, कोई किसी से बिगाड़ नहीं करवाएगा। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, मनुष्य को जो बिक्री है वो नहीं की जाएगी, उनसे जो है बंधुआ मजदूर बनाकर काम नहीं लिया जाएगा। इसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया था। इस कानून के अंतर्गत बिना भुगतान किए मजदूरी कराना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 35 का के अनुसार संसद ऐसे कार्यों के लिए जो भाग 3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो ये 1980 में। देखिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल
पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछड़ा आयोग कब गठन हुआ? तो 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? तो बीपी मंडल थे। ठीक है, 12 दिसंबर 1980 और कितने प्रतिशत आरक्षण? तो 27% ओबीसी को आरक्षण। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो विशेष रूप से जो अनुच्छेद 33 है इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 33। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधियां बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो भारत के सभी न्यायालयों को, या संसद को, या राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो ऑप्शन नंबर डी है, यही सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का हृदय एवं आत्मा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा? तो आर्टिकल 32 को कहा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है। वही अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ अन्य विषय भी सम्मिलित हैं। न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं कौन? उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? देखिए 4 ऑप्शन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों का प्रशय दिया था, या अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे, या क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, ये बात रखी थी। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 के माध्यम से किया गया था। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को इसे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 ईस्वी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।
यानी कि जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि उसकी मर्जी है, वो अपना जो है तिरंगा झंडा फहराएगा, ठीक है, अपने घर पे, भवन पे, ठीक है। तो अपने जो निजी भवन है उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज कोई भी फहरा सकता है, ठीक है, वो उसकी स्वतंत्रता है। तो ये अनुच्छेद 19(1) में जो है बात ये कही गई है, ठीक है। तो आज हमने जो है 26 क्वेश्चन आप लोगों को मूल अधिकार से बनने वाले कराए। ये सभी 26 के 26 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जरूर गए हैं, और जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आप लोगों को बताई। तो ये मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पे नए हों तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से जो नया वीडियो आएगा वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।